हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रेस्पेक्ट्स, दे possess रीजन एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। जो मनुष्य होते हैं वो दो मामलों में बहुत ही अद्वितीय होते हैं। उनके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों को व्यक्त करने की एक योग्यता होती है। उनके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से बात करने की क्षमता भी होती है। और कई प्राणियों जैसे कि मनुष्य अपने अंतरात्मा भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त भी कर सकता है। वो जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों का साझा कर सकता है और उन पर विचार या चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। ये कुछ खास बुनियादी क्वेश्चंस का ही एक विश्लेषण करता है। समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी इस तरह के क्वेश्चंस की पड़ताल करता है, एग्जामिन्स करते हैं और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करते हैं। ये इनके और भी संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। ये अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। ये स्कूल, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर ये देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं जैसे कि सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इससे हमें क्या समझ में आएगा। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। अब ये आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता होगा। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि राजनीति क्या होता है। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग या राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े कई लोग राजनीति को दाव पेच से जोड़ते हैं और आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई और भी राजनीति कहा जाता है कई और तरीके से जो राजनेता करते हैं। अगर वो राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे और बड़े चढ़े दावे करते, कई तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होते देखते हैं तो वो राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ देते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के कई क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। अगर हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी अपने क्लासमेट्स को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते या फिर ऑफिस में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो गंदी राजनीति कर रहा है, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। स्वार्थ पर
परकता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं, यानी दुखी हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मुझे नहीं पसंद, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ या रहती हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि इससे लाभान्वित होने और कई राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को ही कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। ये अलग बात है कि जैसे ही वो इस खेल में सम्मिलित होते हैं, वैसे ही वो अपने को इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति के कई विरोधियों छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या ये इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए? आइए अब इस सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का बहुत ज़रूरी और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि उन्हीं की टिप्पणी है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की कई जरूरतों और हितों का ख्याल रखना जरूरी होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसे कि कई सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें कैसे बनती है और कैसे काम करती है, ये राजनीति में दर्शाने वाली बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती। दरअसल सरकारें जो भी करती है वो प्रासंगिक होता है, क्योंकि वो लोगों के जीवन को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने के लिए सहायता कर सकती है, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकता है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम बहुत ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी यानी कि टाइम टेबल भी प्रभावित हो जाती है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता और हमें एग्ज़ाम के लिए कोई भी कोचिंग और उसके लिए कोई भी ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती हैं तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। चूँकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने की कोशिश करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं? हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते रहते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। कंक्लूजन ये है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या सही है क्या नहीं, और इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है।
इसमें समाज में चलने वाली बहुत सी वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में बात करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती हैं जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। What do we study in political theory? अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा कि निश्चित मूल्य और, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमें ये भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। कई देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अमेरिकी और भारतीय संविधान में किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जैन जैक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लूटो और अरस्तु ने अपने स्टूडेंट से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बहुत बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। अपने देश में महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता का स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले इस चैप्टर में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। राजनीति सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारी सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। ये कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। इस काम को कई विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स, गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। कई तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारी ताज़ा राजनीति अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों और संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। लेकिन क्या ये सब अब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र में संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के कई मामलों में उठते हैं और कई क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार मिला हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हों। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी अक्षम हैं। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का
सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। ये एक तरीके से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उनके नियमों की व्याख्या कैसी करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के नए और बहुत ही व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनज़र संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनः व्याख्या की जा रही है। इसकी एक वानगी तो ये भी है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनः व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए और इनका विस्तार भी हुआ। न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए ही बनाई गई हैं। थर्डली, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं, जैसे कि वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसीलिए यूथो इंटरनेटिजन, इंग्लिश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है, सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वो भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियम जरूर मानते हैं। परिणाम ये है कि ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का या जो भी आप कुछ बेचते हैं उसका ऐड कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताक झाक कर सकती है? कितना नियमन नियोजित है और किसको कितना नियम देना चाहिए सरकार को, या कुछ स्वतंत्र नियमों को? राजनीतिक सिद्धांत में इन क्वेश्चन के संभावित आंसर के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसीलिए ये एक बेहद प्रासंगिक है। पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। इस बुक में हमने खुद को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, इसके अर्थ, महत्व के बारे में ही हमने पढ़ा। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क शुरू करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी कई परिभाषाएं भी प्रस्तुत की गई हैं, आपने पढ़ा होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस चैनल पे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस NCERT की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैथ के अलावा जहाँ ट्रायंगल या रेक्टेंगल की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की कई परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय कई मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के अलावा मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम कई जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करते हैं। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी ऑफिस या डॉक्टर के प्रतीक्षालय या फिर दुकान में एक लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को लाइन में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वो आगे निकल जाते हैं और हम बहुत
बुरा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसीलिए हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं। हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर कोई वृद्ध और दिव्यांग के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव नियोजित है। लेकिन हम हर दिन ये भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या फिर हॉस्पिटल के पास इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए उतने पैसे नहीं होते। इनमें से कुछ लोग हर दिन की मजदूरी करते हैं, जो घंटों पत्थर काटते या ईंट उठाते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही है। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हों और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार ना हों। इस तथ्य पर भी गौर करिए कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह बहुत सारी लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि उनके माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन ये अधिकार मात्र औपचारिक बनकर ही रह गया है। फिर हम ये महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए क्योंकि तभी वो स्कूल जा सकेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी कठिन हो गए। जब हम एक लाइन में होते हैं या खेल के एक ग्राउंड में होते हैं, हम हमेशा एक अवसर चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल, ये सब का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की ज़रूरत है। इस प्रकार हमारे पास समानता की कई परिभाषाओं के होने की वजह से ये समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है कि हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो खुद हमारे लिए, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े बुजुर्ग, बाकी लोगों के लिए भी किया। हमने अर्थ की कई परतों को देखा, समझा। हम पूरी तरह से इसको समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते जाते हैं। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार ये देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। ये कई अर्थों में और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करता है। अवसर की समानता कब मिलती है, कब लोगों की विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक, किस हद तक किया जाना चाहिए। क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनको दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी ओर वो मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वो शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है वैसा ही और भी कई अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे कुछ अवधारणाओं पर हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। Why should we study political theory? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? राजनीतिक सिद्धांत तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हमारे अपने राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है?
क्या ये राजनीति करने वाली राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? बेहतर तो ये होगा कि राजनीतिक सिद्धांत, संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या फिर जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा, ये आप भी सोचते होंगे अपने मन में जब टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते होंगे ये चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हम भविष्य में और भी कई पेशों में किसी एक को चुन सकते हैं, और इसलिए हम अभी ही हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। क्या हम मैथ नहीं पढ़ते? जबकि हम में से सभी कोई मतलब गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेगा। क्या इसीलिए नहीं कि बुनियादी अंक गणित जीवन में हमारे लिए ज़रूरी होता है? दूसरी बात ये है कि हम सभी मत देने और कई मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है जो हमारी दुनिया को एक आकार देता है। समाज में अगर हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। अगर हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करें तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन अगर हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार तो नहीं रहते, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का रसवादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता रहता है? इसी तरह एक शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देता है। थर्डली, ये बात है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के बहुत अमूर्त मसले नहीं हैं। परिवारों, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, व्यावसायिक केंद्र, ये तरह तरह के भेदभाव का हम हर दिन सामना करते हैं। हम खुद भी अपने से अलग लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वो अलग जाति का हो, अलग धर्म का, या फिर कोई अलग जेंडर या फिर कोई ग्रुप का हो। अगर हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और अगर उसमें देरी हो तब हम महसूस करते हैं कि ये हिंसक क्रांति उचित है। अगर हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही करता है कि वो हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं, और लास्ट में स्टूडेंट के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है, तो क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित, पर हम नहीं जानते कि वो तर्कसंगत है या फिर नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियाँ तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होता है।